गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। पहले इसको बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये क्या क्या इसकी थ्योरीज हैं, सारा कुछ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स होता क्या है डिविडेंड, पहले इसको समझना है। उससे पहले डिविडेंड जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल डिसीजंस के जो पार्ट होते हैं डिसीजन मेकिंग के, उसका ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं उसमें 3 पार्ट हैं: फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट लेना है तो कहाँ से फाइनेंसिंग करानी है, लोन लेना है, डिवेंचर लेने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसकी कितनी रखनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें कि ना करें, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन, कि भाई हम डिविडेंड को पे करें कि ना करें, कितना करें, ये सारा डिविडेंड डिसीजन में आता है। तो डिविडेंड डिसीजन पढ़ने से पहले हम समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. In other words, the profit earned by the company after providing taxes can be used for the distribution or can be retained as for future growth. फ्रेंड्स, अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कंपनी बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस कर रही है तो उसे प्रॉफिट भी हो रहा है। अब अगर वो प्रॉफिट देता है, शेयर होल्डर को वापस करता है, चाहे 1 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर, वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट के वो 2 ट्रीटमेंट कर सकता है, या तो वो दे दे किसको, शेयर होल्डर को, या इसे वो रोक ले, ना दे। अगर वो शेयर होल्डर को देता है तो ये कहलाता है डिविडेंड, और अगर वो रोक ले तो यही फिर पैसा, प्रॉफिट जो रुका होता है, ये कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शो करता है। रिटेन्ड अर्निंग, रोक लिया गया है जो प्रॉफिट, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट, डिविडेंड देना या डिविडेंड ना देना, अलग अलग कंपनियों के केस पर रहते हैं कि कंपनी किस फेज में है। अगर कंपनी पैसा रोक लेती है, सपोज कर लीजिए कंपनी अभी स्टार्ट की है, ग्रो कर रही है, और वो ग्रो करते ही अपना पैसा जो उसने कमाया है वो शेयर होल्डर को बांट दे, तो उसका क्या होगा, उसका पैसा, उसके पास लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, और लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो फ्यूचर में ग्रोथ कैसे करेगी, बिजनेस करेगी और बांट देगी, बिजनेस करेगी और बांट देगी। तो फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, नए प्रोजेक्ट लेने के लिए फिर से उसे लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि डिविडेंड बांटे कि नहीं बांटे। तो यहाँ से आ जाता है फिर सिग्निफिकेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सो डिविडेंड पॉलिसी को इन्होंने 2 पार्ट में दिया। एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि अगर मैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, अपने पास रखता हूँ, तो इस पैसे से मैं कोई प्रोजेक्ट में पैसा यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा कंसेप्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो अब डिविडेंड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव आ गए कि डिविडेंड पॉलिसी का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, कि आपका ऑब्जेक्टिव कि भाई हम इसे लॉन्ग टर्म में इससे फाइनेंसिंग यूज़ करें। ठीक है, चलिए समझते हैं। एज वी नो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शन इज इक्विटी। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा है कि इक्विटी भी एक तरह से सोर्स ऑफ कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग, रिजर्व सरप्लस भी आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। सो इक्विटी कैन बी रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स और कैन बी जनरेटेड इंटरनली थ्रू रिटेन अर्निंग, बट रिटेन अर्निंग आर प्रेफरेबल बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब अगर हम शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने का खर्चा होता है। रिटेन अर्निंग का क्या खर्चा है, वो तो आपने ऑलरेडी कमा लिया, तो वो सस्ता है।
but whether to retain or distribute the profit form the basis of this decision. Since payment of cash decision reduces the amount of fund necessary to finance profitable investment opportunity, thereby restricting it to find other avenue or the finance. पर्पज़ ये है कि अगर मेरे पास पैसा है और मैंने उस पैसे को किसी को मतलब शेयर होल्डर को बांट दिया, तो मेरे पास अब पैसा कम पड़ा। अब मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है, अगर वो मेरे पास थी, तो मैंने उसके लिए फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा। सो अंडर दिस परव्यू द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग: वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉर्चुनिटी इन हैंड, क्या उसके पास है, ठीक है। वेदर द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट विल बी हायर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब जो रिटर्न उससे इन्वेस्टमेंट से आएगा क्या उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। अगर ये थॉट्स हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर मैंने डिविडेंड नहीं बांटा तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ और इससे मुझे 20% की रिटर्न आएगी, लगा दीजिए फिर, क्योंकि 20% बिजनेस कमा के दे रहे हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि अगर कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है तो उससे क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, और जब मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, उससे कंपनी की वेल्थ बढ़ती है। आज की डेट में मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, ये जो वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट पर्सनस हैं, इनके क्या है, इनके शेयर की वैल्यू ही तो बढ़ गई है। आज वो जो शेयर 10 रुपये का है वो 10,000 रुपये का हो गया है। अगर मेरे पास पहले 100 शेयर थे तो 10,000 रुपये की मेरी वेल्थ थी, आज वो वेल्थ 10 लाख की हो गई है। यही होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। So under this head, we are facing the problem of amount to be distributed, that is dividend payout ratio in respect of market shares ratio. ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आता है फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हम बांट कैसे मतलब किस किस तरीके से दे सकते हैं। चलिए, फॉर्म ऑफ डिविडेंड में दो तरीके के डिविडेंड के फॉर्म बताएं। एक तो नगद दे दीजिए, और एक दे दीजिए स्टॉक। कैश डिविडेंड तो एक तरह से आपने पेमेंट करने के जैसा हो गया, लेकिन स्टॉक डिविडेंड क्या होता है पता है? आपने 4 साल 5 साल पैसा नहीं दिया और उसके बाद उन्हें बोनस शेयर दे दिए, तो ये आपका स्टॉक डिविडेंड कहलाता है। अब दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, वो भी समझते हैं हम लोग। चलिए, कैश डिविडेंड, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कैश here means cash, checks, warrant, dividend, anything. It's stock dividend. It is the distribution of share in lieu of cash dividend to the existing shareholder, wherein the company issue further share to existing shareholder without consideration. वो क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में से, तो ये आपका स्टॉक डिविडेंड कहलाता है। अब स्टॉक डिविडेंड के फ़ायदे क्या हैं? मैंने हर साल नहीं दिया, मैंने 2-3 साल में जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए उसमें से दिया, तो मेरे पास उस टाइम तक पैसा था। पढ़ते हैं, देयर आर मेनी एडवांटेज टू बोथ टू द शेयर होल्डर एंड टू द कंपनी। जिसमें से शेयर होल्डर को टैक्स बेनिफिट है, टैक्स डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है। पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स डिविडेंड पर शेयर एंड इट्स कंटिन्यूएशन इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड विल इंक्रीज द टोटल कैश डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी को क्या है, कंजर्वेशन ऑफ कैश रहती है। जब मैं अभी स्टॉक डिविडेंड दूंगा तो मेरे पास पैसा रहेगा ना, और जब मेरे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो मैं दे दूंगा बोनस से। कैश डिविडेंड कैश डेफिशिएंसी, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड रिस्ट्रिक्शन,
imposed by lenders, LENDERS, अच्छा, to pay कैश डिविडेंड। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है, स्टॉक डिविडेंड की लिमिटेशन देख लीजिए। शेयर होल्डर को स्टॉक डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एंड देयरफॉर इट हैज़ नो वैल्यू। मेरे पास पहले सपोज कर लीजिए 1,00,000 रुपए के शेयर हैं, मेरे पास पहले 1000 शेयर थे 1,00,000 रुपए के, अब वो मेरे पास 2000 शेयर हो गए, वैल्यू तो 1,00,000 की है क्योंकि 1000 शेयर मेरे को फ्री में मिले हैं। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज द डिक्लेरेशन इज अ मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन द पास्ट अर्निंग इन द फॉर्मल रिकॉग्नाइजिंग द अर्निंग। चलिए दूसरा, कंपनी स्टॉक डिविडेंड आर मोर कॉस्टली टू एडमिनिस्टर देन कैश डिविडेंड। इट इज डिसएडवांटेजियस इफ periodical small stock dividend are declared by the company by as earning. This result in the measured growth in the earning per share being less than the growth based on per share. अब कंपनी को क्या होता है कि सपोज कर दीजिए कंपनी के अभी 10,000 शेयर हैं और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,000, तो अर्निंग कितनी हो गई 5 रुपये पर शेयर। अब अगर उसने 1:1 का बोनस दे दिया तो 1:1 से उसके शेयर 10,000 से हो जाएंगे 20,000, तो अर्निंग कितनी हो गई 2.5 रुपये। तो फेस पर अर्निंग पर शेयर एकदम से कम हो जाता है, उससे भी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कम आती है। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग एंड ग्रोथ। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड। ग्रोथ इज इक्वल टू होता है G इज इक्वल टू होता है B इंटू आर। B क्या है, रिटेंशन रेशियो, एंड R क्या है आपका, R आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, सपोज देयर आर 2 कंपनीज A एंड B लिमिटेड हैविंग अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 50 lakhs in terms of equity shareholder 100 each are earning 20% per share, but both have same capital structure and same ROI but different dividend decision. A limited distribute 100% and B limited distribute only 50%. तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा इसको समझाना है, तो चलिए इसको समझाते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, ये A लिमिटेड है और ये B लिमिटेड है। ठीक है जी, अर्निंग कितनी है, अर्निंग है मान लीजिए 50 लाख का 20% करेंगे तो दोनों की 10 लाख है। तो डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने 100% डिविडेंड दिया है और इन्होंने 50% डिविडेंड दिया। तो रिटेन अर्निंग इनकी तो नील हो गई और इनके पास 5 लाख रुपए बचे हैं। सो नाउ कैपिटल अब टोटल कितनी हो गई नेक्स्ट ईयर के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 50 लाख एंड 55 लाख। सही है, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। अब नेक्स्ट ईयर की रिटर्न कितनी आएगी या अर्निंग कितनी आएगी, 20% से ये कमाएंगे 10 लाख और ये कमाएंगे 11 लाख। क्यों, क्योंकि इन्होंने 5 लाख है उस पर भी 1 लाख रुपए कमाया। इससे क्या पता चला कि रिटेन अर्निंग से कंपनी में ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना,
क्योंकि उस रिटेन अर्निंग से ही आपने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया और जो 20% आप अपनी कैपिटल पे कमाते थे उस पे भी कमाया। सो ये आपकी रिलेशनशिप है, बी मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू आर। तो जितने ही आप रिटेंशन रखेंगे उतनी ग्रोथ करेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिविडेंड डिसीजन को डिटरमाइन करती हैं। तो हमने आपको क्या किया है, इसकी हेडिंग्स लिख दी हैं, बस समझा देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपके फंड्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या है, कितने % की आपकी कैपिटल यूज़ हो रही है। आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी स्टॉक प्राइस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, लीगल कॉन्स्ट्रेंट क्या है। अब लीगल कॉन्स्ट्रेंट में आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आ जाते हैं। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं, देखिए सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल which provides for declaration of dividend, and according to this section dividend shall be declared or paid by a company for any financial year only। मतलब एक ही साल का हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये लीगल कॉन्स्टेंट में आप लिख दीजिए कंपनीज एक्ट, समझाने के लिए, ठीक है जी। दैट इज आउट डिविडेंड, सेक्शन 123 कहता है डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर द एनी फाइनेंशियल ईयर ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर arrived at after providing for depreciation. Number 2, out of the profits of the company for any previous financial year after providing the depreciation according to the provision of the section. तीसरा, out of both. चौथा, out of money provided by the central government और state government. अब कहने का मतलब क्या है कि आप जो डिविडेंड है, आप डिविडेंड दे सकते हैं, प्रॉफिट से ही दे सकते हैं जो आपने कमाया है या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है। और टैक्सेशन क्या कहता है, सेक्शन 115O ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पर लगेगा और ये आपको शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट होगा। इसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल की 10 लाख रुपए से ज़्यादा की डिविडेंड रिसीट हो रही है तो वो 10% से कटेगा, ठीक है जी। सो ये आपके डिटर्मिनेंट्स थे। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस है वो भी लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं प्रैक्टिकल कंसीडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी। क्या कंसीडरेशंस हैं देखिए, चलिए ध्यान से। एक तो आता है कंपनी की फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड ऑफ कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो मैच्योरिटी स्टेज पर हैं, ठीक है ना, उन केसेस में, और ग्रोथ कंपनी के केसेस में क्या इम्पैक्ट आता है ये समझते हैं। अगर कोई कंपनी मैच्योर्ड कंपनी है और उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मैच्योर्ड कंपनी having
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी मैच्योरिटी है। जबकि इस केस में ये लो डिविडेंड पे आउट रखेंगे। रीज़न इज़ दैट कि उससे जो पैसा बचाएंगे उस पैसे को ये यूज़ करेंगे आपके फाइनेंसिंग के यूज़ में। दूसरा, मैच्योर्ड कंपनी है तो इनकी शेयर प्राइस सेंसिटिव होती है डिविडेंड डिसीजन से। इनकी शेयर प्राइस सेंसिटिव नहीं होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आपकी अर्निंग, आपके कैश को रिड्यूस कर देती है। तीसरा, स्मॉल पोर्शन रिटेन किया जाता है एज अर्निंग, और इसमें डीपी पहले स्लो रखते हैं और धीरे 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 फिर बढ़ाते चले जाते हैं। दूसरे कांस्टेंट में आते हैं आपके कांस्टेंट्स ऑफ पेइंग डिविडेंड। इसमें एक तो लीगल कांस्टेंट हैं जो कंपनीज एक्ट के हैं, दूसरे आपके लिक्विडिटीज हैं, तीसरा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। आपका कैपिटल मार्केट में कितना एक्सेस है, और फिर है फोर्थ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्या रिटर्न वो एक्सपेक्ट करती है। थर्ड जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस आते हैं वो है शेयर होल्डर की डिज़ायर। शेयर होल्डर चाहता क्या है, ठीक है। कई शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई हमें डिविडेंड दे, कई कहते हैं कि नहीं हम कंपनी की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट आता है इसमें, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। मतलब डिविडेंड मिलता रहे। इसमें एक है आपका कांस्टेंट डीपीएस, हर साल 2 रुपये 1 रुपये देते जाएं। दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग। सपोज कर दीजिए मैंने कहा कि मैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, एक परसेंटेज जो है वो हर साल में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। पहले के केस में मैंने पर शेयर फिक्स कर दिया, दूसरे के केस में परसेंटेज फिक्स कर दिया। और तीसरा हमारा जो है वो है स्मॉल डीपीएस प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। आप कुछ डिविडेंड देते रहिए शुरू में 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे से, और उसके बाद फिर बाद में एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी डिविडेंड क्या होता है, क्या इनके एक्सेस हैं, वो समझाया है, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अलावा एक आपका ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ में हमारी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। तो वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ डिविडेंड। इसके बाद अब हम इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, डिविडेंड थ्योरीज। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया, क्योंकि बुक में इनिशियल में थ्योरी लिखी होती है, बच्चे ने पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आती कि ये क्या, तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आए आपको, ठीक है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन टू योर सेटिस्फैक्शन। थैंक यू वेरी मच।